हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। बेटा, जीएस की वीडियो कम क्यों देखते हो? जीएस की वीडियो कम क्यों देखते हो? बेटा, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम्हारी लुटिया डुबा भी सकता है, तुम्हारी लुटिया को बचा भी सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? तुम्हारी लुटिया को डुबा भी सकता है, तुम्हारी लुटिया को उठा भी सकता है। बच्चों, पता है क्यों? जीएस बेटा दो कॉन्सेप्ट पे काम करती है। या तो जीएस आपको उठा देगी या जीएस आपको डुबा देगी। या तो बेटा जीएस आपको उठा देगी या जीएस आपको डुबा देगी। उठाएगी कब बेटा? जब आपको जीएस के कॉन्सेप्ट याद होंगे, जीएस आपको याद होगी, तभी ही आप जीएस को कर पाओगे। बेटा, मैं जीएस की जो वीडियो डालता हूं ना, बहुत सिलेक्टेड वीडियो लाता हूं, बहुत सिलेक्टेड वीडियो लाता हूं और कम से कम मटेरियल में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देता हूं। बेटा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देता हूं। तो मैं बेटा ये चाह रहा हूं कि जीएस की वीडियो पूरी देखा करो आप लोग। जीएस की वीडियो आप लोग कम देखते हो, पूरी देखा करो यार। मैं देखो, मैथ है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, और आपका मैथ और रीजनिंग तो बेटा हर बंदा निकाल लेता है आसानी से। मैथ और रीजनिंग में तो दिमाग चलता है, बंदा निकाल ही लेता है। बेटा जीएस में दिमाग नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बेटा ये फिक्स फैक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन है? कोविंद जी हैं बेटा। कोविंद जी से अलग कोई हो सकता है भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में? जो हैं वो हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। बताओ, नरेंद्र मोदी से अलग कोई हो सकता है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी है ना, तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे बेटा। उसका कोई और तरीका नहीं है। कैसे भी चले जाओ, तुम नरेंद्र मोदी जी को ही भारत का प्रधानमंत्री बताओगे। समझ रहे हो? तो मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, जीएस की वीडियो पूरी देखा करो। जीएस के मैं फैक्ट डालता हूं आपके लिए। जीएस की क्या डालता हूं? फैक्ट डालता हूं बेटा। जीएस की एक कहानी सुनाता हूं। पता जीएस क्या चीज है? तुम्हारी तुमने एक 12th में सब्जेक्ट पढ़ा होगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए कहते हैं लोग रात को याद करो, दिन में सपा। केमिस्ट्री बहुत बेवफा होती है। रात को याद करो, सुबह को सफा हो जाती है। बेटा सेम वही कंडीशन जीएस की होती है। समझ लो, अगर जीएस को रात को याद करोगे ना, सुबह को सब क्लीन हो जाता है। बेटा जीएस पे ज़्यादा फोकस डालो, क्योंकि बेटा जीएस ही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारी नैया को पार लगाएगा। क्लियर है? आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा टॉपिक है बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय आज मेरा टॉपिक है। गुप्त वंश का राजा है बेटा ये, गुप्त वंश का, या बेटा गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य। ये गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य के राजा हैं बेटा। पहले मैं कल का रिवीजन कर देता हूं बेटा। गुप्त वंश की नींव किसने डाली? श्री गुप्त जी ने डाली थी बेटा। श्री गुप्त जी ने डाली, पर ये स्वतंत्र राजा नहीं थे। ये किन के यहाँ गुलाम थे? कुषाणों के यहाँ गुलाम थे। इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच। तो बेटा ये भी राजा नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों कैसे थे बेटा? ये गुलाम राजा थे, अधीन थे। किनके? कुषाणों के बेटा। कुषाणों के क्या थे? ये अधीन थे, इसलिए ये स्वतंत्र राजा ना कहलाए। घटोत्कच का बेटा हुआ था बेटा चंद्रगुप्त प्रथम। बेटा जब चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, ये क्या कहलाए? स्वतंत्र राजा कहलाए, और गुप्त वंश की नींव डालने वाले वास्तविक संस्थापक कहलाए। क्लियर है? चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ली बेटा। इन्होंने बेटा किससे विवाह किया था? इन्होंने राजकुमारी देवी से विवाह किया था बेटा। राजकुमारी देवी कहाँ की रानी थी? लक्ष्मी प्रदेश की रानी थी बेटा। चंद्रगुप्त प्रथम ने बेटा क्या किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलवाए थे बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम ने बेटा, मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बता रहा हूं, रिवीजन कर रहा हूं बेटा। पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने बेटा सिक्के चलाए। सिक्के पे बेटा, सिक्के के दो साइड होते हैं बेटा, एक फ्रंट और एक बैक होता है। एक साइड पे राजकुमारी देवी प्लस चंद्रगुप्त प्रथम। बेटा एक साइड में कौन कौन थे? एक साइड में राजकुमारी देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र अंकित था, और दूसरी साइड क्या था? दुर्गा माँ की मूर्त थी बेटा, शेर पर बैठी हुई दुर्गा माँ। ठीक है, दुर्गा मैया जो होती है, वैष्णवी मैया का चित्र था बेटा। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त ने क्या किया? उसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया। उसने क्या कहा भाई साहब? उसने उत्तर भारत के 6 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता।
उसका एक दरबारी कवि था, उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने एक प्रयाग प्रस्तुति लिखा था बेटा, उसमें इसके बारे में इसने चर्चा भी बहुत ज़्यादा करी थी बेटा। समुद्रगुप्त के बाद जब समुद्रगुप्त 380 ईस्वी में 380 ईस्वी में जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई बेटा, समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र का नाम था बेटा, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था रामगुप्त। बेटा क्या नाम था? रामगुप्त नाम था। पर बेटा रामगुप्त जो था वो एक कुशल राजा नहीं था। कैसा राजा नहीं था? कुशल राजा नहीं था बेटा। जब ये कुशल राजा नहीं था तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बेटा इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी बेटा, हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसने क्या करा? गद्दी के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। किसकी करी थी? रामगुप्त की। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, गद्दी के लिए बेटा बहुत लोगों ने युद्ध किया है। तुमने पढ़ा हो अकबर महान था, अशोक महान ने अपने बहुत से भाइयों से युद्ध किया था, उत्तराधिकारी युद्ध, कि राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा। इस बात में 4 साल युद्ध चला था अशोक के उस टाइम बेटा। और फिर राजा कौन बने थे? अशोक बने थे। ऐसे ही क्या हुआ, यहां उत्तराधिकारी राजवंश चल रहा है बेटा। उत्तराधिकारी में का मतलब समुद्रगुप्त के जो बेटा थे उनका नाम था रामगुप्त। तो बेटा सबसे बड़े बेटा कौन थे? रामगुप्त थे। तो उन्हें राजा बनना था भाई, वो राजा बन गए। राजा बनकर बेटा ये कुशल राजा नहीं थे। ये कैसे राजा नहीं थे? कुशल राजा नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? मौका पाकर इनकी कर दी हत्या और खुद गद्दी पर बैठ गए। ठीक है बेटा, खुद गद्दी पर बैठ गए और इतिहास में आगे बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की आपको कहानी सुनाता हूं बेटा। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठे बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठे। मगध की गद्दी पर बैठे बेटा। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 380 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। और बेटा ये कहां बैठे थे? ये बैठे थे मगध की गद्दी पर। बेटा विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले प्रथम राजा यही थे बेटा। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले प्रथम राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे बेटा। क्वेश्चन आ जाता है विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के थे बेटा? ये गुप्त वंश के थे। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त। 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे चलते हैं बेटा। इन्होंने क्या किया बेटा? एक उपाधि और ली। इन्होंने एक उपाधि और ली थी बेटा। ये उपाधि है, उपाधि मतलब या उपनाम कह दो या उपाधि कह दो। जब कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता था और उसे जीत जाया करता था तो वो खुशी में ना अपने नाम को बढ़ा देता था कि भाई मैं आज से ये हूं, मैंने ये कर दिया। सपोज करो आपका किसी से पंगा हो जाए, तुम उसे लपेट दो, तुम उसे लपेट देते हो तो फिर तुम तो धिंगरा और बन गए भाई, तुमसे बड़ा धिंगरा कौन होएगा। तो ऐसे ही क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब कोई राज्य को जीता तो इसने क्या कहा कि मैं ये हूं। तो सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के थे बेटा? गुप्त वंश के थे। इन्होंने एक और उपाधि ली थी बेटा, उसका नाम था भागवत। उसका नाम क्या था बेटा? भागवत नाम से एक उपाधि ली थी इन्होंने बेटा। इन्होंने एक कौन सी उपाधि ली थी? परम भागवत बेटा। इन्होंने 2 उपाधि ली थी। कौन कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि और परम भागवत के नाम से उपाधि ली थी बेटा। परम भागवत जो उपाधि ली है इतिहास में केवल इन्होंने ही ली है। क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ चुका है कि परम भागवत की उपाधि किस राजा ने ली? तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली। अगर बेटा ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय ना हो तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जरूर होगा। अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय ना हो तो ऑप्शन में क्या होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा। तो भैया परम भागवत की उपाधि किसने ली? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये उपाधि ली। क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? आगे देखता हूं बेटा। इस राजा ने भारत में शकों को भगाया। इस राजा ने भारत में से बेटा शक एक राजवंश है बेटा, शकों को
इस राजा ने भारतवर्ष से भगाया, भारतवर्ष से भगाया। कहने का मतलब बेटा शक क्या थे, शक लोग थे हमारे यहाँ, शकों का बेटा इतिहास है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। शक थे, भारत में आके बस गए बेटा। इन पे क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनसे युद्ध किया और इन्हें इतना ही बुरी तरह से खदेड़ा कि इन्हें भारत से ही बाहर भगा दिया, भारत से ही बाहर भगा दिया। बेटा जब शकों को इन्होंने भारत से बाहर भगाया, जब शकों को इन्होंने भारत से बाहर भगाया, भारत से बाहर भगाया, तो इस खुशी में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए बेटा। अब क्वेश्चन आ जाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के किस खुशी में चलाए थे बेटा? शकों को भारत से बाहर भगाने की खुशी में, शकों को भारत से बाहर भगाने की खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए बेटा, चांदी के सिक्के चलाए। बेटा एक बात बताता हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बेटा गुप्त साम्राज्य चरम सीमा पे था बेटा, चरम सीमा का मतलब मैं बताता हूं बेटा, चरम सीमा का मैं मतलब बताता हूं। चरम सीमा का मतलब होता है जब गुप्त काल था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, तो पूरी पावर थी बेटा, पूरी पावर थी किसकी? गुप्त साम्राज्य की। जैसे बेटा बीजेपी की बात करो, एक एग्जाम्पल बताता हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं बेटा, पर एक एग्जाम्पल बताता हूं। इस समय चरम सीमा पर कौन है? बीजेपी है बेटा, चरम सीमा पर कौन है? बीजेपी। क्यों? क्योंकि बीजेपी इस समय सबसे ऊपर चल रही है। तो चरम सीमा का मतलब क्या होता है? जिसकी प्रभु सत्ता हो, जिसकी प्रभु सत्ता हो। तो बेटा गुप्त साम्राज्य उस टाइम पूरी चरम सीमा में था, कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था, किसी की भी ये लंका लगा दे भाई बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा पूरे तरफ इनका साम्राज्य फैला हुआ था, पूरे भारत में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। बताओ इनकी तरफ आंख उठा के कौन देखेगा? और अगर कोई आंख उठा के देखता तो चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी आंख निकाल लेता, चंद्रगुप्त द्वितीय उसकी आंख निकाल लेता। तो बेटा क्या कहेंगे कि गुप्त साम्राज्य किस राजा के टाइम या किस राजा के समय चरम सीमा पे था? बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जो भी क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं ना, ये बेटा बुक है, मैं पेपर सेट लगाया करूंगा आपके लिए, आपसे ही क्वेश्चन पूछवाया करूंगा बेटा। मैं पेपर सेटों में से आपके क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूं। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य किस राजा के टाइम या समय में चरम सीमा पे था? तो बेटा आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। या तो बेटा ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय दे रखा होगा, या ऑप्शन में क्या दे रखा होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। क्लियर? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बेटा इन्हीं का नाम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बेटा विक्रमादित्य की उपाधि ली, विक्रमादित्य का तो चैप्टर भी है बेटा हिंदी में, जीएस में चैप्टर है, 9th या 10th क्लास में था जब हमने पढ़ा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ही नाम है बेटा। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा। एक चीनी यात्री आया था बेटा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चीनी यात्री फयान, एक चीनी यात्री था, उसका नाम था फयान। क्या नाम था बेटा? फयान। फयान ये चीनी यात्री था बेटा, चीनी यात्री था, ये एक चीनी यात्री था, उसका नाम था फयान। फयान भारत आया था बेटा, एक चीनी यात्री जिसका नाम था फयान भारत आया था। तो बेटा आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, चीनी यात्री फयान, चीनी यात्री फयान किसके कार्यकाल में भारत आया था? किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में फयान भारत आया था, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये भारत आया था। कौन? फयान। क्लियर है फयान का कॉन्सेप्ट भी? आगे बताता हूं बेटा, तुमने एक चीज तो सुनी होगी, बताओ नवरत्न किसके पास थे? नवरत्न किसके पास थे? बेटा अकबर के पास एक सभा थी, अकबर के पास एक सभा थी जिनमें नवरत्न हुआ करते थे, बीरबल, तानसेन। याद आया? अकबर के पास नवरत्नों की एक टीम थी जिनमें 9 बड़े बड़े विद्वान थे, 9 बड़े बड़े विद्वान थे। अकबर उन्हें क्या कहता था? नवरत्न।
बेटा अकबर ने ये नौरत्न रखने की प्रथा पता है किससे ली थी? अकबर ने ये नौरत्न रखने की प्रथा किससे ली थी बेटा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ली थी। क्यों? क्योंकि इतिहास में सबसे पहले नौरत्न रखने की प्रथा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चालू करी थी। इतिहास में नौरत्न रखने की सबसे पहले प्रथा किसने चालू करी थी बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चालू करी थी। वो नौरत्न कौन कौन से थे मैं बताता हूं बेटा। नौरत्न का मतलब 9 व्यक्तियों की एक सभा थी जिनमें बहुत बड़े बड़े माइंडेड थे, वो बहुत बड़े बड़े माइंडेड थे। बताता हूं बेटा। नंबर 1 कालिदास, आप समझ गए होंगे कालिदास उन्हीं के टाइम में थे बेटा। कालिदास से समझ में आया कालिदास कितने बड़े माइंडेड है। आगे देखते हैं बेटा। दूसरे थे 12 मिहिर, क्लियर है बेटा, 12 मिहिर। तीसरे थे बेटा आपके बररुचि। चौथे थे बेटा आपके, चौथे बताता हूं बाबू आपके, चौथे थे घटकर्प। मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट है जो तुम्हें याद रखने हैं। आगे थे बेटा बेताल भट्ट, क्लियर है बेटा। इससे आगे थे छठे नंबर पे थे शंकु। और 7वें नंबर पे थे बेटा धनवंतरी। और 8वें नंबर पे थे बेटा अमर सिंह। और 9वें नंबर पे थे बेटा आपके कालिदास। देखो महर्षि कालिदास हो गए, बारहमवीर हो गए, बररुचि हो गए, घटकर्प हो गए, बेताल भट्ट हो गए, शंकु हो गए, धनमित्र हो गए। और एक थे बेटा 9वें नंबर पे आपके बेटा बोलने में दिक्कत, छपड़न, कुछ इस तरीका से बोलने में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है इस नाम को। ये थे बेटा पूरे नौरत्न, बेटा चंद्रगुप्त के पास नौरत्न थे। नौरत्न कौन कौन से थे बेटा? कालिदास, बारहमवीर, बररुचि, घटकर्प, बेताल भट्ट, शंकु, धन्वंतरी, अमर सिंह, छपट। बेटा तुम्हें ये 9 के 9 याद नहीं रखने, बेटा तुम्हें बस एक टॉपिक याद रखना है। इतिहास में सबसे पहले नौरत्न रखने की प्रथा किस राजा ने चालू करी? आंसर क्या आना चाहिए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बेटा आप यूपी एसआई का पेपर दे लो, यूपी कांस्टेबल का दे लो, एसएससी जीडी का दे लो, एसएससी सीजीएल का दे लो। बेटा ये 9 के 9 मैं आपको बता दे रहा हूं, पर 9 के 9 से क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक उसने। बस क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि इतिहास में नौरत्न रखने की प्रथा किस राजा ने शुरू की? तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चालू करी। ये नौरत्नों के नाम बता दिए। ये नौरत्न थे बेटा, जो 9 नाम है, ये ऐसे बहुत बड़े माइंडेड थे बेटा। ये बहुत बड़े क्या थे? माइंडेड थे। क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा। मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। आगे देखते हैं बेटा। चंद्रगुप्त द्वितीय चल रहा है बेटा हमारा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। छोटी सी चीजें और देखते हैं, छोटी छोटी चीजें। गुप्त काल में सबसे ज्यादा बेटा सोने के सिक्के चलाए गए। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। बेटा पेपर में आ जाता है कौन से काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए, कौन से काल में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन चलाए गए। तो गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा किस राज्य में चले थे बेटा? गुप्त काल में चलाए गए। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। क्लियर है बेटा? सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में चले थे? गुप्त काल में चले थे। और बेटा इन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था दिनार। इनको क्या कहते थे बेटा? दिनार कहते थे। बेटा हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में चले हैं? गुप्त काल में चले हैं। उन सिक्कों का नाम क्या है? उन सिक्कों का नाम है बेटा दिनार। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बेटा। इस काल में 2 प्रसिद्ध मंदिर बने बेटा। इस काल में 2 प्रसिद्ध मंदिर बने और पेपर कंपटीशन वाले इन दोनों मंदिरों के पीछे पड़े हुए हैं।
कौन कौन से बेटा? 10वां अवतार मंदिर, 10वां अवतार मंदिर, 10वां अवतार मंदिर बेटा कहां पर है? क्वेश्चन कई बार पुटअप हो गया है। 10वां अवतार मंदिर किस काल में बना है? बेटा गुप्त काल में बना है। और ये मंदिर है कहां पर बेटा? ये है देवगढ़ में, देवगढ़ झांसी। बेटा कहां पर है? झांसी, देवगढ़ झांसी में है, देवगढ़ झांसी में है। और बेटा यहां पे किसकी मूर्ति है? विष्णु भगवान की मूर्ति है, विष्णु भगवान की। बेटा पेपर में ये नहीं पूछा ये मंदिर बनवाया किसने, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा है, 10वां अवतार मंदिर किस काल से संबंध रखता है? 10वां अवतार मंदिर किस काल से संबंध रखता है? तो आंसर क्या आएगा? गुप्त काल से संबंध रखता है। 10वां अवतार मंदिर है कहां पर बेटा? देवगढ़ झांसी में है, देवगढ़ झांसी में है। वहां पर किसकी प्रतिमा है बेटा? विष्णु भगवान की प्रतिमा है। एक और मंदिर है बेटा लक्ष्मण मंदिर, एक मंदिर है लक्ष्मण, एक और मंदिर है बेटा उसका नाम है लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं लिखने में दिक्कत हो रही है, कर दे रहा हूं, लक्ष्मण, लक्ष्मण मंदिर। बेटा एक मंदिर और है लक्ष्मण मंदिर। तुमने राम के मंदिर, सीता के मंदिर, सबके मंदिर देखोगे, लक्ष्मण का मंदिर देखा है बेटा? ऐसा ही है एक कि पुष्कर में पूरे भारत में एक ही ब्रह्मा जी का, मात्र ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? क्वेश्चन कई बार पेपर में आया बेटा, कहां पर है? पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर में। क्लियर है? ऐसे ही बेटा लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर तो और भी है, पर बेटा लक्ष्मण मंदिर, इस मंदिर की कुछ मान्यता अलग है। लक्ष्मण मंदिर कहां पर है बेटा? ये है कानपुर में, आपके कानपुर। कानपुर कहां है बेटा? यूपी में। बेटा दो मंदिर रट लो इन मंदिरों को। 10वां अवतार मंदिर कहां पर है? देवगढ़ झांसी में। इस मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। अगला लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? कानपुर में। कानपुर के कहां पर? यूपी में। इस मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय में, क्या में, गुप्त काल में हुआ। दोनों क्वेश्चन याद हो गए। अगला टॉपिक पकड़ते हैं बेटा। हर चीज याद कराने की गारंटी है, हर चीज याद कराने की गारंटी है। और तुम्हें भी भाई बढ़िया बात है, कमेंट ऐसे ही लिखा करो उल्टी सीधी तुम लोग। आज एक बंदे ने दिल खुश कर दिया मेरा, आज एक बंदे ने दिल खुश कर दिया। उसने भैया ऐसी कमेंट लिखी, ऐसी कमेंट लिखी कि भगवान ही जाने कि यार क्या पढ़ा रहे हो, लिखना तुम्हें आता नहीं है, क्या पढ़ा रहे हो, लिखना तुम्हें आता नहीं, मनोज सर के चैनल की क्यों मट्टी खराब कर रहे हो, कुछ इस टाइप का लिखा था। अबे भाई मैं तुझसे ये बता रहा हूँ, मनोज सर के चैनल की मैं मट्टी खराब ना कर रहा, मेरे यहाँ आने से ना मनोज सर के चैनल की इज्जत और बढ़ गई होगी। पूछ कैसे? उन बच्चों से पूछ जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं यार, उनको मैं एक रास्ता तो दिखा रहा हूं। अबे तुझे पढ़ना है पढ़, ना पढ़ना जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्लियर है? चलो बेटा अगला देखते हैं। देखो चंद्रगुप्त, इसने क्या करा, मैंने तुम्हें बताया, दो मंदिरों के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, पेपर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। अब मैं बात करता हूं बेटा समुद्रगुप्त की, थोड़ी सी बात करता हूं। समुद्रगुप्त का एक दो टॉपिक छूट गए थे, उसे मैं करता हूं। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। समुद्रगुप्त ने बेटा 6 प्रकार के सिक्के चलाए। 6 प्रकार के सिक्के का मतलब ये नहीं था कि तरह तरह की धातु के, नहीं। समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए बेटा सभी गोल्ड के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। जैसे हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट में देखो 1 रुपए का सिक्का अलग है, 2 रुपए का सिक्का अलग है, 5 रुपए का सिक्का अलग है, पर हैं तो सब सरकारी। अब क्या लोहे वोहे के बने हुए हैं, लोहे तांबे पीतल के बने हुए हैं। उस टाइम सभी सिक्के किसके थे बेटा? गोल्ड के बने हुए थे। तो समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 6 प्रकार के सिक्के चलाए। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था? पेपर में कई बार आया है। तो बेटा उस सिक्के का नाम था गरुण मुद्रा। गरुण मुद्रा। रट लेना, कुछ भी कर लो, कॉपी पेंसिल से लिख लो बेटा, ऐसी जानकारी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। बेटा समुद्रगुप्त ने कुल कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 6 प्रकार के सिक्के चलाए। उनमें सबसे प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था उसका? गरुण सिक्का, गरुण मुद्रा नाम से एक सिक्का था जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था और सबसे ज्यादा टाइम तक वो चला था बेटा। बेटा आगे बात करता हूं।
क्लियर है। अब बात करता हूं बेटा सती से रिलेटिव। बेटा गुप्त काल से ही सती प्रथा का मतलब मैं आपको बताता हूं। सती प्रथा होती क्या है। सती प्रथा पहले हुआ करती थी बेटा। क्या था कि कोई आदमी मर जाए, किसी आदमी की डेथ हो जाए, तो उसकी जो पत्नी थी उसी समय आत्मदाह कर लिया करती थी। आत्मदाह का मतलब खुद भी अपने को मृत्यु की गोद में डाल देती थी, खुद भी मर जाती थी बेटा। जैसे ही पति मरा तुरंत वो भी मर जाती थी। इसी को कहते थे सती प्रथा। अपने पति के साथ ही प्राण त्याग देने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं। बेटा सती प्रथा का जो हमें मिला था वो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से बेटा हमें जो सती प्रथा की बात मिलती है, सती प्रथा की बारे में जो जानकारी मिलती है, सती प्रथा की जो जानकारी मिलती है बेटा वो कहां से मिलती है बाबू, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। याद कर लो सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है बेटा, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। किससे मिलती है बेटा, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। कहने का मतलब गुप्त साम्राज्य में से ही। गुप्त साम्राज्य के एक राजा थे, उनका नाम था भानुगुप्त, जो आगे आएंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन पिछले 4 बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा इंपोर्टेंट है लिखवा दूं। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। बेटा भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख कब था, 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में बेटा प्राप्त हुआ था भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से सती प्रथा की बातें मिलती हैं बेटा। इस पर सती प्रथा की बातें मिली तो किसी ने लिखवा दी उस पर, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी मिला था कि किस रानी ने सती प्रथा को अपनाया था। बेटा किस रानी ने इस सती प्रथा को अपनाया था। बेटा एक राजा हुआ करते थे भोजराज। एक राजा हुआ करते थे उस टाइम, एक भोजराज नाम के राजा हुआ करते थे गुप्त काल में ही। भोजराज नाम के राजा हुआ करते थे। जब बेटा भोजराज की मृत्यु हो गई तो इनकी पत्नी ने इन्हीं के साथ प्राणों को त्याग दिया था। ऐरण अभिलेख में बेटा, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो किसका था बेटा, भानुराज का था, भोजराज का। किसका था बेटा, भोजराज का। कि भोजराज नाम का एक राजा था, उसकी पत्नी ने अपने राजा के वियोग में तुरंत ही क्या कर दिया, आत्महत्या कर ली, प्राणों को त्याग दिया। अपने पति के साथ ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं बेटा। उसके बाद देखो अब मैं बात करता हूं, इसी काल की बात कर रहा हूं, गुप्त काल की बात करता हूं बेटा। अब मैं गुप्त काल में, देखो गुप्त काल का चिन्ह भी कोई ना कोई होगा। गुप्त काल का देखो, तुमने पुराने युद्ध देखे होंगे, पुरानी मूवी देखी होंगी। महाभारत का युद्ध देखा, महाभारत का युद्ध में सबसे आगे क्या चलता है, झंडा चलता है। उस पर क्या होता है, राज्य चिन्ह होता है। उस पर क्या होता है, राज्य चिन्ह। तो गुप्त वंश का राज्य चिन्ह बेटा कई बार आया हुआ पेपर में, राज्य चिन्ह क्या था। तो बेटा गुप्त काल का राज्य चिन्ह था गरुण। बेटा गरुण क्यों था, इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। गुप्त वंश जो राज्य था उसका राज्य चिन्ह क्या था बेटा, गरुण का था। गरुण का क्यों था बेटा, गुप्त वंश में जितने भी राजा हुए हैं वो वैष्णव धर्म को मानते थे। वो किस धर्म को मानते थे, वो वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म का मतलब वैष्णव भगवान को, विष्णु भगवान को मानते थे बेटा। क्लियर है। गरुड़ का ये सब किसको मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे बेटा। वैष्णव धर्म माने जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करने वाले जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव धर्म कहा जाता है।
और बेटा जब गुप्त वंश में विष्णु भगवान की पूजा होती थी, और गुप्त वंश में जब वैष्णव भगवान की पूजा होती थी, तो वैष्णव भगवान जो विष्णु भगवान जो है उनका रथ क्या है बेटा, उनका रथ है गरुड़। विष्णु भगवान के जब तुम बड़े बड़े पोस्टर देखते होगे वहां देखना वो गरुड़ पे बैठे होते हैं। किस पे बैठे होते हैं? गरुड़ पे बैठे होते हैं। तो इस राजवंश में अपना राज्य चिन्ह किसको बनाया? गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया। कई बार पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। आगे बात करता हूं बेटा, आगे एक और बात करता हूं। आपने एक चित्र देखा होगा, आपने एक चित्र देखा होगा क्या? आधा एक आदमी होता है जिसमें आधा शरीर शंकर जी का होता है, आधा पार्वती का होता है, जिसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। देखा है आपने चित्र? आपने कहीं फोटो देखा हो, भगवान शिव का फोटो देखा हो, बहुत सीनरी आती है भगवान शिव की, तो उसमें क्या होता है? आधा भगवान जी होते हैं, शंकर भगवान का चित्र होता है मानव के रूप में, पुरुष के रूप में, और आधा शरीर किसके रूप में होता है? स्त्री के रूप में होता है, पार्वती के रूप में। तो बेटा इस चीज की कल्पना, इस चीज की कल्पना किस टाइम मन में आई? बेटा गुप्त काल के कलाकारों ने ये चित्र बनाया था। गुप्त काल के सॉरी कलाकारों ने, गुप्त काल के जो गुप्त काल था ना, गुप्त काल में जो कलाकार थे उन कलाकारों ने अर्धनारीश्वर की कल्पना की थी बेटा। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति कहां से हुई। तो अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति अगर किसी पंडित से पूछोगे ना तो वो पता ना क्या क्या बताना चालू कर देगा, पर अर्धनारीश्वर की जो कल्पना करी थी वो गुप्त काल के कलाकारों ने करी थी। गुप्त काल के जो कलाकार थे, जो पेंटिंग बनाते थे उन लोगों में, तो उन्होंने सोचा था कि यार भगवान शिव अर्धनारीश्वर ऐसे होते हैं, आधा नारी होते हैं और आधे पुरुष होते हैं, उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। बेटा मैंने बताया कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाए, किसने चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो बेटा वहां हम सोने के जो सिक्के थे, सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? सोने, हम कहते थे दिनार। सोने के सिक्कों को क्या कहते थे बेटा? दिनार कहते थे। और बेटा जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? रुपया। उनको क्या कहा जाता था? रुपये का। क्या कहते थे? रू आधा पे, ये के पे आकर डंडा का, रुपये का। ठीक है। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया का कहा जाता था। क्लियर है बेटा? आगे मैं और बातें बताता हूं आपको, इंपोर्टेंट इसे रफ करता हूं, आगे चलते हैं। बेटा जो नवरत्न थे उनमें से भी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, विक्रमादित्य थे, उनके यहाँ कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में बेटा कुछ ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इतिहास को ही पलट दिया, उन्होंने इतिहास को ही पलट दिया। पहला बेटा मैं पहला नाम लिखूंगा कालिदास जी का। कालिदास जी बेटा, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर। बेटा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। कालिदास जी उनकी कमेटी में है ही ना, 9 आदमियों की सदस्यों की में है ही ना, कालिदास जी उनके 9 आदमियों की सदस्य में थे। तो बेटा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पहले ये बताओ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। और बेटा एक और चीज है, भारत का मकैयावेली किसे कहा जाता है? भारत का मकैयावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मकैयावेली बेटा उनको कहा जाता है आपके चाणक्य को। किसको कहा जाता है? चाणक्य को। क्यों? क्योंकि बेटा चाणक्य ने अर्थशास्त्र की खोज की थी। अर्थशास्त्र किसने लिखा था बेटा? अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य और मकैयावेली ने एक अर्थशास्त्र की तरह बुक लिखी थी, इसलिए भारत का मकैयावेली किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मकैयावेली। याद रखना, भारत का मकैयावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है बेटा? कालिदास जी को। याद रहेंगे ये तीनों?
तीनों एक ही हैं, इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं बेटा। एक देखो, कालिदास जी क्या थे? एक कवि थे, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्हें संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज थी। कालिदास जी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला बताता हूं बेटा मैं, धन्वंतरी। आगे बताता हूं, चलो आगे बताता हूं बेटा मैं, धन्वंतरी। धन्वंतरी, धन्वंतरी बेटा आपने सुना होगा। आजकल धन्वंतरी के नाम से एक मेडिकल संस्था भी चल रही है, धन्वंतरी की दवाइयाँ भी चलती हैं। धन्वंतरी के नाम से एक मेडिकल संस्था चलती है बेटा बहुत बड़ी, जो होम्योपैथिक की दवा देते हैं धन्वंतरी के नाम से। तो बेटा धन्वंतरी वो ही है। ये धन्वंतरी कौन थे बेटा? बहुत बड़े आयुर्वेदिक थे। आयुर्वेदिक थे बेटा। आयुर्वेदिक का मतलब डॉक्टर थे बेटा, चिकित्सक। आयुर्वेदिक का मतलब ये बहुत बड़े क्या थे? धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। कहने का मतलब उस टाइम के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उस टाइम के बहुत बड़े डॉक्टर थे। और बेटा अगली बात बताना चाहता हूं मैं आपको, एक और बात, एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था आर्यभट्ट। बताओ आर्यभट्ट को कौन ना जानता? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी बेटा, आर्यभट्ट। अगले थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को ही बेटा, आर्यभट्ट को महान गणितज्ञ कहा जाता था। महान गणितज्ञ थे बेटा ये, महान गणितज्ञ थे। ये कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे बेटा? महान गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे ये। इन्होंने बेटा सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे बेटा, एक बेटा आर्यभट्टियम और बेटा एक लिखा सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे बेटा, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनके। आर्यभट्ट जी के 2 सबसे बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, आर्यभट्टियाम और दूसरा सूर्य सिद्धांत। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, आर्यभट्ट जी ने ही सबसे पहले बताया था कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और इसके ओर पृथ्वी क्या करती है? भ्रमण करती है। ठीक है बेटा। और अगला था दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली की खोज भी इन्होंने ही की थी। दशमलव प्रणाली की खोज, दशमलव प्रणाली बेटा, दशमलव प्रणाली की भी खोज इन्होंने ही की थी। आगे देखते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने इनको बता दूं बेटा, इनके यहाँ 3 महान वैज्ञानिक थे, बहुत महान विद्वान थे। नंबर 1 कालिदास जी, जिन्हें संस्कृत की बहुत बड़ी नॉलेज थी, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। धन्वंतरी उस टाइम के बहुत बड़े डॉक्टर थे, धन्वंतरी नाम से आज भी संस्थाएं चल रही हैं बहुत सारी बेटा। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन थे? महान गणितज्ञ थे। इन्होंने बेटा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे बेटा। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और दशमलव प्रणाली की भी खोज आर्यभट्ट ने ही करी। क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो। भाई अब तो ये बात कहने में भी डर लग रहा है कि कमेंट किया करो। अब तो ये बात बोलने में भी डर लग रहा है कि कमेंट क्या करो, क्योंकि यार कमेंट का मतलब कुछ भी यार, अबे चलो यार, मैं तो, तुम कुछ भी लिख देना, कमेंट करा करो। कमेंट से मुझे तुम्हारे आइडिया पता चलता ही है। कमेंट भी क्या करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ये तो पता पड़ जाएगा कि तुम लोग हो कैसे। पता है गंदी गंदी जो बातें लिखी थी कमेंट में, किस बंदे ने लिखी थी? बेटा वो गेमर है भाई, तू गेम खेल, तू इन किताबों के चक्कर में मत पड़। मैं बता रहा हूं, तू वीडियो बना, गेम की वीडियो बना और चैनल पे अपलोड कर, बस। तू इन किताबों के चक्कर में मत पड़, और नहीं तेरा गेम भी बिगड़ जाएगा और ये किताब भी बिगड़ जाएंगी। जिस तरह तेरा कॉन्सेंट्रेट है ना, तुझे मजा जिस चीज में आता है उस चीज को कर मेरे भाई, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मैंने पहले बता दिया, लुटिया बेटा ये जीएसई बचाएगी, लुटिया ये जीएसई बचाएगी, याद रखना। ओके, बाय बाय।